Good morning all of you. Let's continue our chapter organizing, and our next topic is organization structure, functional and divisional. Okay, what do you mean by organizational structure? Organizational structure का मतलब होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मैनेजरियल या नॉन मैनेजरियल टास्क को परफॉर्म किया जाता है उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ठीक है. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि क्या हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में एक जैसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा? और आंसर इज नो. हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में अलग तरीके का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि डिपेंड करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ पे, उसके ऑब्जेक्टिव पे, कि उसमें किस टाइप का स्ट्रक्चर जो है रिक्वायर्ड है. ठीक है. तो इट इज़ डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द एंटरप्राइज और द मोटिव ऑफ द, या फिर कह सकते हैं गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो here some definitions are given for organization structure. One definition I will tell you. Organization structure deals with the overall organizational arrangement in an enterprise. Okay, इन दोनों definitions में से आप एक definition जरूर याद कर लें. ओके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिज़ाइन, फॉर्म और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. देखिए, फॉर्म्स और टाइप कितने तरह की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो सकता है. हमने पीछे भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि फंक्शनल और डिविजनल जो है हमने इसके दो पार्ट्स किए थे, दो एलिमेंट्स किए थे. तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, एक लाइन ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, एंड लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है. ठीक है. आपके सिलेबस में फर्स्ट टू टाइप की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही हैं, थर्ड एंड फोर्थ आपके सिलेबस में इन्वॉल्व नहीं है. सो आई एम टेलिंग यू द फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले भी मैंने आपको बताया था कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन की सभी एक्टिविटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. यानी एक्टिविटी के बेस पे, एक्टिविटी जो परफॉर्म हो रही है एक एंटरप्राइज में, उसके बेस पे जो हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया है उसे हम बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. लाइक फॉर एग्जाम्पल आप ले लें, जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट हमने अलग बना दिया, परचेज डिपार्टमेंट अलग बना दिया हमने, पर्सनल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सभी डिपार्टमेंट हमने अलग अलग बना दिए. अब हर डिपार्टमेंट अपने काम को संभालेगा, उसे दूसरे काम से कोई ज़्यादा जो है इन्वॉल्वमेंट एक दूसरे में नहीं रहेगा, डिस्टर्बेंस एक दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं रहेगी. ठीक है. तो जब हम एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, एक एंटरप्राइज के अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़ डिवाइड कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. Now here's one diagram is given, like shareholders, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर. ठीक है. यहाँ तक आपके जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट है. उसके बाद हमने क्या किया, इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. जनरल मैनेजर जो है वो हर एक डिपार्टमेंट का अलग होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अलग होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, फाइनेंस डिपार्टमेंट का और पर्सनल डिपार्टमेंट का. अब देखो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या क्या आ जाते हैं? सेल्स डिपार्टमेंट आ जाता है, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट आ जाता है और मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट आ जाता है. ठीक है. तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो इस तरह से हमने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दिया. व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की क्या एडवांटेज होंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे? और फर्स्ट एडवांटेज इज बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, जो कि हमने ऑर्गेनाइजिंग में भी पढ़ा था कि हमें एक स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिल जाता है. यानी कि जब एक पर्सन एक डिपार्टमेंट में कंटिन्यू एक ही काम को परफॉर्म करता रहेगा, एक ही एक्टिविटी को परफॉर्म करता रहेगा, तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा. इससे टाइम भी कम लगेगा और जो वेस्टेज है मटेरियल की वो भी कम होगी. ठीक है. जिससे क्या होगा, हमें कौन सा बेनिफिट मिलेगा? स्पेशलाइजेशन का. सेकेंड इज कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड. कोऑर्डिनेशन बन जाता है कि जहाँ पे सभी डिपार्टमेंट्स अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट को अपने काम का पूरा पता है कि उसको किस तरीके से काम करना है, तो स्पेशलिस्ट भी हैं उससे रिलेटेड जॉब्स की. तो इससे क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन जो है डिपार्टमेंट में अच्छा बना रहता है. इंटर डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होता है वो अच्छा बना रहता है. थर्ड पॉइंट इज मैनेजरियल एफिशिएंसी इज इंक्रीज. मैनेजरियल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है. देखो यहाँ देखो, जनरल मैनेजर हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग है. तो एक जनरल मैनेजर को, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर को अपने डिपार्टमेंट का सारा तरीका अच्छे से पता है. उसे पता है कि उसे अपने सबऑर्डिनेट्स को किस तरीके से ऑर्डर पास करने हैं. तो क्या होगा, मैनेजर की एफिशिएंसी में इंक्रीमेंट होगा. मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट जितने किए जाते हैं, जो काम किया जाता है उनका डुप्लीकेशन नहीं होता है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट में काम हो रहा है, प्रोडक्शन से रिलेटेड डिपार्टमेंट, सारा काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो रहा है, तो उसका डुप्लीकेशन कभी मार्केट या फाइनेंस या जो आपका पर्सनल डिपार्टमेंट में उनमें कोई डुप्लीकेशन नहीं होता है. ट्रेनिंग इज़ फैसिलिटेटेड.
ट्रेनिंग जो है इजीली दी जा सकती है। अब देखिए, हमें पता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करने वाले वर्कर्स को किस तरीके की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उन्हें उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दी जाएगी। मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों की जैसे ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी उन्हें वैसे दी जाएगी, ठीक है। एम्प्लॉयज़ ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट आज गिवन ट्रेनिंग ऑफ द फाइनेंशियल इशू, कि जो जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उसको उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी, तो ओवरऑल बर्डन जो है वो कम हो जाएगा। इक्वल वेटेज टू ऑल फंक्शंस, हर एक फंक्शन को इक्वल वेटेज दी जाती है, क्योंकि सभी एक्टिविटीज़ सभी फंक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी हैं। सभी का टोटल बेनिफिट, ओवरऑल बेनिफिट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, इसीलिए पूरी सभी को इक्वल जो है वेटेज दी जाती है। व्हाट आर द लिमिटेशंस और डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके देखो हर एक चीज़ के जहाँ बेनिफिट होते हैं वहाँ लॉसेस तो होते ही हैं। तो व्हाट आर द लिमिटेशन फॉर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट लिमिटेशन इज इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। देखो हर डिपार्टमेंट अलग अलग बन गया, सबका अपना ऑब्जेक्टिव हो गया। सेल्स डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल करनी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो जहाँ हर डिपार्टमेंट का अपना अलग ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, तो एक जो मेन गोल था एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, एक उस गोल को जो है कहीं ना कहीं अनदेखा कर दिया जाता है। तो हर कोई अपनी पर्सनल गोल को अचीव करने पे लगा रहता है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ध्यान में नहीं रखा जाता। डिफ़िकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, देखो एक डिपार्टमेंट के अंदर जितने काम हो रहे हैं, जितनी एक्टिविटी हो रहे हैं, उनमें तो अच्छा कोऑर्डिनेशन हो जाता है, बट इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होता है, उसमें एक डिफ़िकल्टी आती है। लाइक प्रोडक्शन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, उन दोनों में कोऑर्डिनेशन सेटअप करना मुश्किल है, उनके मैनेजर भी अलग हैं, वर्कर्स भी अलग हैं। तो कोऑर्डिनेशन अगर एक जगह कुछ गड़बड़ हो जाती है, लाइक प्रोडक्शन में ही अगर कहीं ना कहीं कुछ कमी आ रही है, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है टाइमली, तो उसका इफेक्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट में पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेशन जो है इस तरीके से इंटर डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट लिमिटेशन इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मीनिंग वही है कि हर एक जो जितने लोग परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी पर्सन, जो भी डिपार्टमेंट अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है, उसका जो मेन जो काम है वो अपने डिपार्टमेंट को मैक्सिमम सक्सेस करना है, ठीक है। तो उनकी एक कहीं ना कहीं ईगो आगे आ जाती है, ठीक है। उनको अपनी हर एक डिपार्टमेंट को अपनी पर्सनल ईगो को सेटिस्फाई करना होता है, मैक्सिमम करना होता है, तो जिसका असर जो है डिपार्टमेंटल हेड्स पे पड़ता है और जो हमारा पूरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट, हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट का मतलब है कि हर एक एम्प्लॉय जो है स्पेशलाइज सिर्फ एक छोटे से काम में हो जाता है, उसको एक जिस काम में स्पेशलाइज होना चाहिए उसे बार बार एक ही काम छोटा सा स्मॉल पार्ट करने के लिए दिया जा रहा है, तो वो उसमें तो एक्सपर्ट हो जाता है, बट उसकी पूरी डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, उसको पूरी हर किस तरीके के काम की जानकारी उसको नहीं मिल पाती है। वेयर सुटेबल द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ सुटेबल होता है कि जहाँ पे आपकी बिजनेस के यूनिट जो है बड़े साइज की हो, साइज ऑफ बिजनेस यूनिट इज़ लार्ज, वहाँ पे ये ठीक रहेगा। सेकंड, वेयर स्पेशलाइजेशन इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पे स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड है वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। वेयर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ नीडेड, जहाँ पे अथॉरिटी का डिसेंट्रलाइजेशन करना जरूरी है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जहाँ पे फ्री छोड़ सकते हैं आप, किसी चीज़ को बंदिश ना बना के, एक गाइडलाइन पूरा एक जो कहते हैं बाउंड्री ना खींच के उसे आप खुला छोड़ दें, तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। वेयर देयर इज़ ओनली वन प्रोडक्ट दैट इज़ सोल्ड, जहाँ पे सिर्फ एक टाइप का प्रोडक्ट ही सेल किया जा रहा है, वहाँ पे आप फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ कर सकते हैं। Our next structure is divisional organizational structure. डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो होती है कि जहाँ पे आप क्या करते हैं, एक एंटरप्राइज में जो भी जितनी तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं, लाइक आयरन प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, आप उन प्रोडक्ट के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देते हो। आयरन प्रोडक्ट के लिए अलग से डिपार्टमेंट्स बनेंगे और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनेंगे, तो उसको बोलते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के आधार पे प्रोडक्ट की जो जिस तरीके का प्रोडक्ट बन रहा है उन्हें अलग अलग जो है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट उनके बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखो इसमें डायग्राम गिवन है, उससे आपको इजीली समझ आ जाएगा।
लाइक शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर। अब देखिए जनरल मैनेजर का किसका हो गया, एक तो मेटल प्रोडक्ट्स का हो गया और एक प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का हो गया। अब मेटल और प्लास्टिक प्रोडक्ट दोनों में ही अलग अलग डिपार्टमेंट बनेंगे। जैसे हमारे पहले डिपार्टमेंट बन रहे थे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट। ये चारों डिपार्टमेंट मेटल प्रोडक्ट के भी होंगे और प्लास्टिक प्रोडक्ट के भी होंगे। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, एक एक्टिविटी को हमने डिवाइड कर दिया प्रोडक्ट के बेस पे, मेटल और प्लास्टिक के बेस पे। फिर मेटल प्रोडक्ट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए और प्लास्टिक प्रोडक्ट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए। नाउ हियर सम एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन इज गिवन। Following are the advantages of divisional organization structure. First advantage is development of divisional head. Development of divisional head का मतलब है कि जो डिवीज़न, एक डिवीज़न का जो हेड है उसमें डेवलपमेंट होता है। देखिए जहाँ जैसे हमने परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फंक्शन फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग अलग बनाए हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो ओवरऑल डेवलपमेंट जो है डिवीज़न हेड की हो जाएगी, क्योंकि उससे अपने काम से रिलेटेड पूरी जानकारी इजीली अवेलेबल रहेगी। सेकेंड इज डिवीज़न रिजल्ट कैन बी एसेस्ड। एक डिवीज़न के रिजल्ट को हम इजीली एसेस यानी कि मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है दोनों प्रोडक्ट अलग अलग हैं। आपको ये भी पता होगा कि प्लास्टिक प्रोडक्ट्स से कितने बेनिफिट हो रहे हैं, आयरन प्रोडक्ट से कितने बेनिफिट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो आप अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस मेज़र कर सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट का। क्विक डिसीजन मेकिंग, आप डिसीजन इजीली ले सकते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट आपका लॉस में जा रहा है तो उसको आप बंद कर सकते हैं, कोई बेनिफिट में जा रहा है तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ईजी एक्सपेंशन, अगर आपको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, किसी नए तरीके के आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो आप उसको इजीली लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं अपने बिजनेस को। लिमिटेशंस और डिसएडवांटेज ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ limitations or disadvantage of divisional organization are, first limitation is conflict between divisional heads। हर एक डिवीजन हेड के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, यानी कि वही बात आगे पहले वाली कि उनकी अपनी खुद की ईगो आगे आ जाती है। ठीक है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए अपने डिवीज़न के लिए, तो इसमें जो है दोनों डिपार्टमेंट्स में एक होड़ लग जाती है कि मेरे पास रिसोर्सेज की कमी ना हो, भले ही दूसरे डिपार्टमेंट के पास हो जाए। यानी एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिवीज़न बन जाते हैं, वो दोनों का गोल अलग अलग हो जाता है। ठीक है, डुप्लिसिटी ऑफ फंक्शन की डुप्लिसिटी हो जाती है, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दो जगह हो गए, प्रोडक्शन का काम वहाँ भी चल रहा है वहाँ भी चल रहा है, ऐसे ही सेल्स मार्केटिंग का काम दोनों जगह चल रहा है, तो डुप्लिसिटी ऑफ फंक्शंस हो जाती है। सेल्फिश एटीट्यूड जो है वो सेल्फिश हो जाता है। एक डिवीज़न सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसे दूसरे की परफॉर्मेंस से कोई भी कनेक्शन, कोई भी रिलेशन उनका नहीं होता है। सूटेबिलिटी ऑफ डिवीजनल ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ सूटेबल होगा, ये आपका जो डिवीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वो सूटेबल वहाँ होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, एंड वेयर डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज एंड मार्केटिंग मेथड्स आर रिक्वायर्ड, जहाँ पे आपको हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है और मार्केटिंग मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ सूटेबल होगा। इसके अलावा वेयर द साइज़ ऑफ कंसर्न इन रियली लार्ज, जहाँ पे आपकी कंसर्न का, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ भी बहुत बड़ा है, वहाँ पे भी ये सूटेबल हो सकता है। नाउ नेक्स्ट जो है आपको फंक्शनल और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन में एक कंपैरेटिव स्टडी दी है, यानी दोनों में डिफरेंसेस दिए हुए हैं। इन डिफरेंसेस को आप ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशंस और प्रॉफिट एंड बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस यू कैन इजीली डिफाइन।